तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS7। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो कौन कौन सी बातों को फॉलो करना है ना, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो आपको इस AS7 में दिए हुए हैं। अब ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है जैसे बताया, और इशूड है बाय काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने इशू किया और 1 अप्रैल 2003, और उसके बाद के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उस पर इम्प्लीमेंट होता है ना। अब देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्यों बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्ट है टू प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड कोस्ट एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी आपके रिवेन्यू हैं या जो भी कोस्ट है ना, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रेस्क्राइब करना कि किस तरीके से इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, इनकम को भी और एक्सपेंडिचर को भी। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेचर इस तरीके का होता है कि वो लंबा चलता है, कई साल चलता है ना। तो ये देखा जाता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ और कौन सी ऐसी डेट है, कौन सा ऐसा अकाउंटिंग पीरियड है जब वो कंप्लीट हुआ, है ना। तो इसलिए जो प्राइमरी इशू है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो यही होता है कि एलोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट, क्योंकि ये सालों साल चलता है, 5 साल, 6 साल, 10 साल। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के रिवेन्यू हैं या कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंडिचर हैं उसको अकाउंटिंग पीरियड में आप किस तरीके से शो करेंगे, है ना, इन विच कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ परफॉर्म, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो परफॉर्म किया गया है। अब देखिए इसका स्कोप क्या है कि जो ये स्टेटमेंट दी है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। कि जो AS7 है वो इम्प्लीमेंट होगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इसके अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। आप देखिए डेफिनेशन दी है, सबसे पहली है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि किसी भी बिल्डिंग, मतलब एक या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट, बिल्डिंग भी हो सकती है, डैम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एसेट बनाने से रिलेटेड या एक से ज़्यादा एसेट बनाने से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इंटर रिलेटेड हो सकता है, इंटर डिपेंडेंट हो सकता है, इन टर्म ऑफ देयर डिज़ाइन, उनका जो डिज़ाइन है, जो टेक्नोलॉजी है, या फंक्शन और देयर अल्टीमेट पर्पस, है ना। इनका जो अल्टीमेट पर्पस है उसको ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तैयार किया जाता है या उस पर ये इम्प्लीमेंट है। सेकेंड आता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो प्राइस है वो फिक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते। कॉन्ट्रैक्टर को ये पता होता है कि इसकी इतनी कॉस्ट आएगी एस्टिमेटेड, और उसके बेस पर वो पहले से ही बता देता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 लाख का है या 10 करोड़ का है। नेक्स्ट है कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इस चीज़ का एग्रीमेंट करता है कि जितनी कॉस्ट आएगी वो प्लस जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो फिक्स कर ली जाती है। तो कॉस्ट फिक्स नहीं होती, है ना, क्योंकि इसमें कई साल लगते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो कॉस्ट है वो तो फ्लेक्सिबल होती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, बट प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स कर ली जाती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो सेट होता है। अब देखिए 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी। एक तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो बताया कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी भी एसेट या एसेट का जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाने से रिलेटेड है ना, उसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन का। सेकंड फिक्स प्राइस, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका फिक्स होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पहले से ही बता देता है कि उसने इतना चार्ज करना है। थर्ड है कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोस्ट फिक्स नहीं होती, प्रॉफिट फिक्स होता है ना, जिसके अंदर जो कोस्ट है वो डिपेंड करता है, जितना भी आएगा, जैसा काम कराएगा कस्टमर या जैसा मटेरियल वो यूज़ करेगा उस तरीके से उसकी कोस्ट आ जाएगी, प्लस प्रॉफिट फिक्स होता है, वो प्रॉफिट जो कॉन्ट्रैक्टर ने लेना है। तो ये 3 तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उससे रिलेटेड इसमें बातें बताई गई हैं। आप देखिए नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन, जो इस AS7 का मेन पर्पस है कि हाउ इनकम और एक्सपेंडिचर, और वी कैन से रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो देखिए रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का कोई आउटकम आता है, कोई रिज़ल्ट आता है, तो हम अगर उसको ईज़िली जो है वो एस्टिमेट कर पाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है उसको भी आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन रिकॉग्नाइज़ करने के लिए बाय रेफरेंस टू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कि कब वो कंप्लीट हो रहा है ना, उस डेट पर आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। अब अगर आपका फ़िक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है तो कौन कौन सी बातों को या कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसको सेटिस्फाई करना होता है।
फ़िक्स प्राइस जैसे बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फ़िक्स होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि रिवेन्यू जो है वो ईज़िली रिलायबली आप उसको मेज़र कर सकें, है ना। और जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट हैं जो एसोसिएटेड हैं विद द कॉन्ट्रैक्ट, वो एंटरप्राइज़ के साथ फ़्लो करेंगे, इस चीज़ की संभावना है ना। और थर्ड कि जो कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट है, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीट करने के लिए, और स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन, इसको भी आप इजीली मेज़र कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट है और कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है आपको इजीली उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं और एलोकेट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, फ़िक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन बातों को हमें ध्यान रखना होता है। तो ब्रीफ में आप कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है उसको भी आप इजीली मेज़र कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर है उसको भी आप इजीली मेज़र कर सकते हैं, और उसको इजीली आप उसको एलोकेट भी कर सकते हैं, एट्रीब्यूटेबल भी है। आप उसको इजीली जो है वो डिफरेंट ईयर्स में या डिफरेंट पार्ट्स में आप उसको मेज़र भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि जो है वो प्रॉफिट ऐड किया जाता है ना। कोस्ट जो है प्रॉफिट फिक्स होता है, कोस्ट फिक्स नहीं होती। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट में ये इट इज़ प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट, कि जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो थ्रू द एंटरप्राइज को वो मिलेगा। सेकेंड जो कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट है वो क्या है, एट्रीब्यूटेबल, है ना, कि आप उसको इजीली अपोर्शन उसका कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आप उसको मेज़र कर सकते हैं। तो इसका जो रिकॉग्निशन है रिवेन्यू का या एक्सपेंडिचर का, वो डिपेंड करता है स्टेज ऑफ कंप्लीशन के ऊपर कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है ना। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, रिवेन्यू को मैच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट के साथ, और जितना % काम हो चुका है तो रिजल्टिंग इन रिपोर्टिंग ऑफ रिवेन्यू, और प्रॉफिट भी आप उसी तरीके से निकालते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें कि सपोज़ 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ना, 50% काम आपका हो चुका है, तो 5 लाख का काम हो चुका है। फिर आप रिवेन्यू तो मानेंगे 5 लाख की, और एक्सपेंडिचर आप फिर देखेंगे कि कितना हुआ। आपको उम्मीद थी जो एक्सपेंडिचर है वो 8 लाख होगा, तो 8 लाख का 50% कितना होना चाहिए, 4 लाख, है ना। तो इस तरीके से रिवेन्यू को भी और एक्सपेंडिचर को भी आप जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुछ और पॉइंट आपको दिए हैं कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिटरमाइन इन वैरायटी ऑफ वेज, कि हम किस तरीके से निकालेंगे कि कितने % काम हो चुका है। तो फिर आप यहीं देखेंगे कि प्रपोर्शन दैट कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट इनकर्ड फॉर वर्क परफॉर्म अप टू द रिपोर्टिंग डेट, कि आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट है सपोज़ 8 लाख में से 4 लाख आपका एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो फिर आप मानेंगे 50% काम हो चुका है। एक तो ये तरीका है। सेकेंड है सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म, जितना काम हुआ आप आर्किटेक्ट को या कोई भी जो एक्सपर्ट है आप उसको बुलाकर उसको दिखा सकते हैं कि इतना काम हो चुका है, तो वो % आपको बता देगा। या कंप्लीशन, फिजिकल प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कि आपने को इतनी बिल्डिंग बनानी थी, 3 फ्लोर बनाने थे, 1 फ्लोर बन चुका है ना, तो वो 33% काम हो चुका है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आप आर्किटेक्ट से या जैसे बताया सर्वेयर से या वैल्यूअर से आप ले सकते हैं। तो ये मेथड है कि आप किस तरीके से स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस पेमेंट एंड एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर मे नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म, कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जितना एडवांस दिया उतना ही काम हो चुका है। हो सकता है एडवांस ज़्यादा दिया हो सकता है एडवांस कम दिया हो, तो उससे आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना काम हुआ। तो रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट, कि जो कोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, ना कि जो कैश दिया कॉन्ट्रैक्टी ने उसके बेस पर। जैसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका 50% काम हो चुका 5 लाख का, लेकिन कैश आपको 2 लाख ही मिला है या 7 लाख मिला है, तो आप उसके बेस पर ये डिसाइड नहीं करोगे कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, है ना, कि जो कॉन्ट्रैक्ट की कोस्ट है जिस पीरियड में वो हुआ उसी पीरियड के लिए वो एक्सपेंस माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस, और लॉसेस को आप किस तरह से रिकॉग्नाइज़ करेंगे, कि जब इस चीज़ की संभावना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू से ज़्यादा है, तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली, कि एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो एक्सपेंस माना जाएगा। द अमाउंट ऑफ, अब इस तरह का जो लॉस है ना, वो लॉस किस उसमें हो सकता है, वेदर और नॉट वर्क हैज़ कमेंस्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, कंप्लीशन हुआ या नहीं हुआ, या कब कहाँ तक कंप्लीट हुआ, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट
एक्सपेक्टेड टू अराइज ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट ट्रीटेड एज सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है तीनों को, कि इन तीनों के केस में अगर लॉस हुआ तो वो किस कैटेगरी में लॉस हुआ है। तो जो भी लॉस होगा, एक्सपेक्टेड लॉस, उसको भी हम एज एन एक्सपेंडिचर इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना, चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है चेंजेस इन एस्टिमेट, कि कई बार क्या होता है कि आप सोच कर चलते हैं कि एक्सपेंडिचर आपका 8 लाख का आएगा, ये एक्सपेंडिचर आपका 9 लाख का आएगा, लेकिन क्योंकि लंबे टाइम के लिए होते हैं तो एक्सपेंडिचर में भी चेंज, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में भी चेंज्ड या कॉस्ट ऑफ लेबर में भी चेंज्ड, है ना। तो फिर हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज़ करते हैं कि एस्टिमेट लगाने के लिए रिवेन्यू का भी और कॉस्ट का भी। जैसे सपोज़ आपने सोचा था कि 8 लाख की कॉस्ट आएगी, 50% काम हो चुका है, तो कॉस्ट कितनी आनी चाहिए 4 लाख, लेकिन कॉस्ट आ रही है 5 लाख। तो अगर अब 5 लाख आ रही है तो 5 लाख और आएगी, तो इट मीन्स आपका जो प्रॉफिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा है तो फिर हम अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज भी कर सकते हैं, और अगर कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है तो उस चेंज को आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये चेंज जिस अकाउंटिंग पीरियड में आया, आप उसी अकाउंटिंग पीरियड में इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू है या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है उसके ऊपर इसका चेंज आएगा, इसके आउटकम पे चेंज आएगा, मतलब जो उसके प्रॉफिट होंगे उसके ऊपर चेंज आएगा। उसके बाद देखिए डिस्क्लोज़र, कि अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट का जो रिवेन्यू है उसको उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए, और ये चीज़ आपको डिस्क्लोज़ करनी है एंटरप्राइज़ को, कॉन्ट्रैक्ट का जो एंटरप्राइज़ है। एंड कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ का, ये भी डिस्क्लोज़ करना है। द मेथड यूज़ टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कितना काम हो चुका है ना, कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है ये देखने के लिए वो भी आपको यहाँ पर बताना है। और इसी तरह से एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज़ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्टिंग डेट पर आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेस में है उसकी कितनी कॉस्ट है, कितना अमाउंट आप रिसीव कर चुके हैं, कितना अमाउंट आपने रिटेन किया हुआ है ना, और इसी तरह से कितना अमाउंट ड्यू है कस्टमर से एसेट बनाने से रिलेटेड, और ग्रोस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर फॉर कॉन्ट्रैक्ट, कि कितना अमाउंट आपका एज ए लायबिलिटी, कितना ड्यू है, कितना आप ले चुके हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ करनी है। आप देखिए नेक्स्ट 2-3 फार्मूले आपको दिए हुए हैं कि किस तरह से आप परसेंटेज निकालेंगे कंप्लीशन का। फर्स्ट देखिए कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कि अब तक कितना खर्चा हुआ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट इनटू 100। अब वैसे आप सोच के देखिए 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको लग रहा है 8 लाख कॉस्ट आएगी, है ना, और उसमें से 4 लाख तो हो चुकी है, 4 लाख और होने की उम्मीद है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख हो चुकी है, 4 लाख और होने की उम्मीद है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख प्लस 4 लाख, तो 8 लाख हो गया इनटू 100, तो ये आ जाएगा 50%। तो वही चीज़ है, ये फार्मूले में आपको बता रखी है कि कितना परसेंट कंप्लीशन हो चुका है। एक तो ये फार्मूला है। सेकंड आप रिवेन्यू के बेस पर भी ले सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवेन्यू इन करंट ईयर, कि करंट ईयर की आपने अगर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज़ करनी है कि वो कितनी है, तो फिर आप लेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। जैसे सपोज़ 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 90% काम हो चुका है, तो 10 लाख का 90% 9 लाख, और पिछले साल रिवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज़ हुई थी, सपोज़ 5 लाख रिवेन्यू पिछले साल रिकॉग्नाइज़ हुई थी, तो 9 लाख माइनस 5 लाख 4 लाख इस साल की रिवेन्यू आ जाएगी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका कितना है, कितने परसेंट काम हो चुका है ना। तो ये जब डिफरेंट ईयर्स में हो, है ना, जैसे पिछले साल भी काम हुआ, तो इस साल तक जो काम हो चुका है वो 90% है, तो आपने 10 लाख का 90% ले लिया 9 लाख, और रिवेन्यू पिछले साल तक कितना काम हो चुका था जो रिवेन्यू हम रिकॉग्नाइज़ कर चुके थे, सपोज़ वो 5 लाख के थे, तो 9 लाख माइनस 5 लाख। तो इस तरीके से जो है वो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज़ होगी करंट ईयर की। उसके बाद देखिए अगर करंट ईयर की आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालनी है, तो वही उसी तरीके से टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई अभी तक, पिछले साल तक कितनी हो चुकी है ना। 8 लाख आपने टोटल कॉस्ट की इस साल तक, पिछले साल की 5 लाख थी, तो इस साल की कितनी होगी 8 लाख माइनस 5 लाख। इसी तरह से कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इन करंट ईयर, कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो अगर आपको निकालना है, तो टोटल रिवेन्यू, है ना, या करंट ईयर की जो रिवेन्यू है वो ले लेंगे, उसमें से करंट ईयर के जो एक्सपेंडिचर हैं वो डिडक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट इन द करंट ईयर। तो इस तरीके से हमारा जो है वो
रिकॉग्नाइज होगा इनकम भी, रेवेन्यू भी और एक्सपेंडिचर भी। तो ये जो AS7 है वो इसी से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना है, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और इसमें क्या किया जाता है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और एक्सपेंडिचर को रिकॉग्नाइज़ करने से रिलेटेड आपको रूल्स दिए हुए हैं।